हर हर महादेव साथियों, यह आपका जेपी सर आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। साथ ही साथ आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। साथियों, आज हम रक्त से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। इस टॉपिक से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 या 2 नंबर के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए आरंभ करते हैं। रक्त क्या होता है? यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। यह हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित तथा शरीर को रोगों से बचाता है तथा पचे हुए भोज्य पदार्थों एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन व हार्मोन का संवहन करता है। साथियों, मनुष्य का रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो साथियों, मैंने आपको अभी बताया, यह एक तरल संयोजी ऊतक है जिसे इंग्लिश में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज कहा जाता है। अगला प्रश्न, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का रक्तदाब कितना होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्लड प्रेशर का माप क्या होता है? तो साथियों, ब्लड प्रेशर अधिकतम 120 और न्यूनतम 80 नापा जाता है। Hg जो होता है, Hg जो है मरकरी का संकेत है जिसे पारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा उसके शरीर के वजन का कितना प्रतिशत होता है? तो साथियों, मनुष्य के वजन का 7% क्या होता है? रक्त होता है मनुष्य के शरीर में। स्वस्थ शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त पाया जाता है? तो साथियों, आपका जवाब होगा 5 से 6 लीटर। स्वस्थ शरीर में 5 से 6 लीटर जो है रक्त पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुरुष एवं महिला में से किसके शरीर में रक्त की मात्रा अधिक होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पुरुष या महिला में किसके शरीर में रक्त की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो साथियों, आपका जवाब होगा पुरुष में। पुरुष में महिलाओं की अपेक्षा जो है आधा लीटर रक्त जो है अधिक पाया जाता है, यानी पुरुषों की तुलना में महिलाओं में 1/2 लीटर रक्त कम पाया जाता है। महिलाओं में आधा लीटर रक्त जो है कम पाया जाता है पुरुषों की अपेक्षा। अगला प्रश्न है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? साथियों, रक्त का अध्ययन जो है हेमेटोलॉजी कहलाता है। हेमेटोलॉजी के अंतर्गत जो है रक्त का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। साथियों, इसे आप ध्यान देंगे। कार्निया, जो आंख में कार्निया पाई जाती है, कार्निया शरीर का एक ऐसा अंग है जिसमें जो है रक्त नहीं पाया जाता। तो मनुष्य के शरीर में कौन सा ऐसा अंग है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता? तो आपका जवाब होगा कार्निया। रक्त निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हम कहते हैं हीमोपोइसिस। रक्त निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है हीमोपोइसिस। कौन सी विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? साथियों, पूछ रहा है कौन सा विटामिन पूछ रहा है, तो आपका जवाब होगा विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त को कितने भागों में बांटा गया है? रक्त को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? तो साथियों, हम रक्त को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा रक्त का जो है अजीवित तरल भाग होता है। प्लाज्मा क्या होता है? रक्त का अजीवित तरल भाग होता है और यह रक्त का लगभग 60% भाग जो है होता है, जिसमें 90% जल होता है, 7% प्रोटीन व शेष अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। रुधिराणु रक्त का जो है 40% भाग होता है। ब्लड कार्प्यूल्स जो है रक्त का 40% भाग होता है। यह 3 प्रकार की होती है, आरबीसी रेड ब्लड कार्प्यूल्स जिसे हम लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्प्यूल्स जिसे हम श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। तीसरा है प्लेटलेट्स। इस प्रकार से रुधिराणु में जो है रुधिराणु 3 प्रकार के हो गए। कौन कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लाज्मा में से
फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाए तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाएगा? प्रश्न है, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। नेक्स्ट, यदि रक्त से आरबीसी निकाल दिया जाए तो शेष भाग क्या बचता है? यदि आरबीसी जो है रक्त में से आरबीसी को निकाल दिया जाए तो शेष भाग कहलाएगा प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, आरबीसी की खोज किसने की थी? रेड ब्लड कॉर्पस की खोज किसने की थी? तो आरबीसी के खोजकर्ता हैं एंटोनी ल्यूवेनहॉक। एंटोनी ल्यूवेनहॉक। आरबीसी का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो साथियों अस्थि मज्जा में, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो साथियों आरबीसी के द्वारा जो है रक्त का ऑक्सीजन का परिवहन होता है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आपका जवाब होगा आरबीसी के द्वारा, रेड ब्लड कॉर्पस के द्वारा। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? साथियों तो आपका जवाब होगा एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है। मानव रक्त में आरबीसी का आकार कैसा होता है? साथियों तो मानव रक्त का आकार जो है उभयावतल होता है। कैसा होता है? उभयावतल होता है। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? साथियों भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत के साथ साथ प्लीहा में भी होता है। ध्यान रखिएगा, यकृत के साथ साथ प्लीहा में, स्प्लीन, प्लीहा को स्प्लीन बोलते हैं, तिल्ली भी बोलते हैं। अगला प्रश्न, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो साथियों 20 से 120 दिन। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो प्लीहा। प्लीहा या स्प्लीन या तिल्ली। वह यकृत को। अस्थि मज्जा के किस ऊतक द्वारा रक्त का निर्माण होता है? तो अस्थि मज्जा के हीमेटोपोइटिक ऊतक द्वारा रक्त का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, आरबीसी का रक्त कोष किसे कहा जाता है? आरबीसी का रक्त कोष, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? तो साथियों आपका जवाब होगा प्लीहा को। स्प्लीन। स्प्लीन मीन्स तिल्ली। तिल्ली बोलिए चाहे प्लीहा बोलिए एक ही है। अगला प्रश्न है, सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सोते समय आरबीसी की संख्या 5% कम हो जाता है। सोते समय आरबीसी की संख्या 5% जो है कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर रहने वालों में आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो व्यक्ति पहाड़ पर रहते हैं, लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं, तो उनके आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साथियों वहाँ पे आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आरबीसी की कमी से रक्त क्षीणता, जिसे अरक्तता इंग्लिश में एनीमिया कहते हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है? तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। किस रुधिराणु में हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस में पाया जाता है। किस रुधिराणु में हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो आरबीसी में। और रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो साथियों हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक के कारण रक्त का रंग लाल होता है, अर्थात हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? हीम नामक रंजक पाया जाता है, जिससे रक्त जो है लाल होता है। आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? रेड ब्लड कॉर्पस की संख्या किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो साथियों आपका जवाब होगा हीमोसाइटोमीटर। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो साथियों आरबीसी का मुख्य कार्य है शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना व कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। आरबीसी का मुख्य कार्य है कि शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में ऑक्सीजन की सप्लाई करना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। हीमोग्लोबिन में कौन सा लौह यौगिक पाया जाता है? प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सा लौह यौगिक पाया जाता है? तो हीमैटिन। हीमैटिन क्या है?
एक लौह यौगिक है। किस रोग में आरबीसी नहीं बनता है? ऐसा कौन सी बीमारी है जिसमें आरबीसी का निर्माण नहीं होता, आरबीसी का रुकना बनना बंद हो जाता है? तो थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में आरबीसी जो है नहीं बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का अजीवित तरल भाग क्या कहलाता है? मैं आपको सर्वप्रथम क्वेश्चन में बता दिया था, रक्त का अजीवित तरल भाग जो है प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का अजीवित तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। पचे हुए भोज्य पदार्थ एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा द्वारा होता है। पचे हुए जो भोज्य पदार्थ हमारे हैं और हार्मोन्स का जो है शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो साथियों आपका जवाब होगा हल्का पीला। प्लाज्मा जो है हल्का पीला होता है। प्लाज्मा का रंग हल्का पीला किस कारण से होता है? प्लाज्मा का रंग हल्का पीला किस कारण से होता है? तो साथियों प्लाज्मा में बिलीरुबिन पाया जाता है। इस बिलीरुबिन के कारण प्लाज्मा का रंग हमें हल्का पीला होता है। प्लाज्मा का रंग किसके कारण हल्का पीला है? तो बिलीरुबिन के कारण यह हल्का पीला होता है। किस रुधिराणु में केंद्रक पाया जाता है? तो साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, WBC व्हाइट ब्लड कार्पल्स में केंद्रक पाए जाते हैं। किस रुधिराणु में केंद्रक पाया जाता है? तो WBC में। WBC का पूरा नाम क्या है? साथियों कई बार प्रश्न पूछता है कि WBC का फुल फॉर्म क्या है? तो WBC का पूरा नाम है व्हाइट ब्लड कार्प्यूल्स, जिसे हम हिंदी में श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। श्वेत रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड कार्प्यूल्स को। किस रुधिराणु की संरचना अमीबा के समान होता है? तो साथियों आपका जवाब होगा WBC का। व्हाइट ब्लड कार्प्यूल्स की संरचना स्ट्रक्चर जो है अमीबा के स्ट्रक्चर के समान होता है। WBC का निर्माण कहाँ होता है? तो साथियों आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में, WBC का भी निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। अस्थिमज्जा के साथ साथ WBC का निर्माण लिम्फ नोड व यकृत व प्लीहा में भी होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, WBC का जीवन काल कितना होता है? तो साथियों व्हाइट ब्लड कार्पल्स का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। कहीं कहीं 1 से 4 दिन भी आता है। तो आप अपने विवेकानुसार दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कौन प्रदान करता है? वह कौन सा रुधिराणु है जो हमें रोगों से बचाता है? तो साथियों WBC। रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता किसमें कौन प्रदान करता है? व्हाइट ब्लड कार्पल्स। श्वेत रक्त कणिकाएं हमें जो है रोगों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। रक्त में WBC की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त में WBC की कमी से ल्यूकोपीनिया होता है। WBC की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ल्यूकोपीनिया। और मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने से कौन सा रोग होता है? यदि WBC अधिक मात्रा में बढ़ जाए तो क्या होता है? तो साथियों आपका जवाब होगा रक्त कैंसर, जिसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं। मनुष्य के रक्त में जब WBC बढ़ जाता है तो उसे क्या हो जाता है? ब्लड कैंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने को क्या कहते हैं? यदि ब्लड कैंसर हो जाएगा तो उसे हम कौन सा रोग कहते हैं? ल्यूकेमिया। मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने को क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया। WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? WBC का वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स। मनुष्य के रक्त में सबसे कम WBC कौन सी पाई जाती है? तो साथियों आपका जवाब होगा बेसोफिल्स। बेसोफिल्स। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में सर्वाधिक कौन सा WBC पाया जाता है? तो साथियों सर्वाधिक मात्रा में न्यूट्रोफिल्स WBC पाया जाता है। मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली सबसे बड़ी WBC कौन सी है?
तो साथियों मनुष्य के रक्त में सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट होता है। मोनोसाइट जो है मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली सबसे बड़ी WBC है। और लिम्फोसाइट जो है सबसे छोटी WBC होती है। सबसे छोटी WBC को व्हाइट ब्लड कॉर्पस क्या होता है? लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न है, डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में किस रुधिराणु की कमी हो जाती है? यदि कोई व्यक्ति डेंगू ज्वर से पीड़ित है तो उसके शरीर में किस रुधिराणु की कमी हो जाती है? तो साथियों रक्त बिंबाणु, जिसे हम ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं, उसका प्लेटलेट्स क्या होता है? डाउन हो जाता है। यदि व्यक्ति डेंगू ज्वर से पीड़ित है तो उसमें किस रुधिराणु की कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो साथियों प्लेटलेट्स का निर्माण शरीर में अस्थि मज्जा में होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो साथियों प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन तक होता है। अब प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लेटलेट्स की मृत्यु प्लीहा में होती है। रक्त के थक्का बनाने में कौन सी रुधिराणु सहायक होती है? ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा रुधिराणु सहायक होता है? तो साथियों आपका जवाब होगा प्लेटलेट्स। और विटामिन पूछेगा तो कैल्शियम। तो रक्त के थक्का बनाने में कौन सा ब्लड कॉर्पस सहायक होता है? तो प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। मानव में रक्त समूहों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों मानव में रक्त समूहों की संख्या 4 होती है। ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? तो साथियों AB। AB जो होता है सर्वग्राही होता है। ध्यान रहे रक्त समूह AB में एंटीजन व एंटीबॉडी का कोई रिएक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। ब्लड ग्रुप AB में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, तो एंटीबॉडी न होने से यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता है। अतः AB जो है सर्वग्राही है। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन A और एंटीजन B। और एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? एंटीबॉडी भी 2 प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी A, एंटीबॉडी B। इसे हम स्मॉल a से दर्शाते हैं और एंटीजन को कैपिटल A से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से एंटीजन 2 प्रकार के हो गए, एंटीजन A, एंटीजन B। एंटीबॉडी भी 2 प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी A, एंटीबॉडी B। रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो साथियों आपका जवाब होगा कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा। कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? तो साथियों आपका जवाब होगा O। रक्त समूह O सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। ब्लड ग्रुप O में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, इसलिए यह क्या है? सर्वदाता है। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? तो साथियों हिपेरिन के। हिपेरिन के उपस्थिति के कारण रक्त जो है शरीर के अंदर नहीं जमता है। रक्त को थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन अनिवार्य रूप से सहायक होता है? तो साथियों मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रक्त को थक्का बनाने में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन जो है अनिवार्य रूप से सहायक होती है। फाइब्रिनोजन क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप लोग अक्सर प्राय सुनते हैं कि फला व्यक्ति फला पेशेंट जो है डायलिसिस कराने गया है। तो डायलिसिस का तात्पर्य होता है साथियों रक्त का शुद्धिकरण कराना। तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। रक्त को थक्का बनाने में कौन सा तत्व मुख्य भूमिका निभाता है? यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है रक्त को थक्का बनाने में ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा तत्व जो है सहायक होता है? तो साथियों आपका जवाब होगा कैल्शियम। कैल्शियम जो है रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साथियों रक्त में 2 धातु पाए जाते हैं, लोहा और सोना। तो लोहा की मात्रा अधिक होती है, सोना जो है बहुत
अल्प मात्रा में पाया जाता है। यदि दोनों में से एक प्रश्न आंसर होता है तो आप एक पर, यदि दोनों आपके विकल्प में दिया हो तो आप दोनों पर टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न है, रक्तदाब किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? तो साथियों, रक्तदाब स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, प्लेटलेट्स बिम्बाणु का वैज्ञानिक नाम क्या है? साथियों, प्लेटलेट्स बिम्बाणु का वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स बिम्बाणु का वैज्ञानिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। साथियों, हमारा प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों से लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें।